देने का कार्य करने का कार्य क्या है। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर जब कोरोना की वैश्विक महामारी चल रही थी और कोरोना के कारण जो हमारे यहाँ से मजदूर पलायन कर रहे थे, इस नोएडा के ही हर उस शख्स ने बाहें फैलाकर, जब दिल्ली से वो लोग चल रहे थे तो बाहें फैलाकर उन लोगों का स्वागत करा, अभिनंदन करा और उन लोगों को एक विश्वास दिलाया। आपके द्वारा चलाए गए सेवा ही संगठन के उस कार्यक्रम के माध्यम से, जिस कार्यक्रम में सेवा भाव था और भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता था जो सेवा को पहला अपना संकल्प समझ के, आपका सिपाही समझ के मैदान में उतरा और कोरोना के उन सभी साथियों को उनके घर सकुशल पहुंचाने का काम किया। हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और जोरदार तालियों के साथ में पूरा नोएडा एक बार आपका पुनः अभिनंदन करे और आगे के कार्यक्रम को शुरू करने के लिए मैं मंच से आग्रह चाहूंगा। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद जिन्होंने नोएडा को सिर्फ बसाया ही नहीं है, नोएडा के हर घर में अपनी जगह बनाई है, आदरणीय महेश शर्मा जी मंच पर हैं। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए। हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और लोकप्रिय विधायक जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में हर दिल में अपनी जगह बनाई है। यहाँ पर जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं यहाँ पर आज उपस्थित हुई हैं, ये पंकज सिंह को अपना प्यार और स्नेह समर्थन देने के लिए उपस्थित हुई हैं। हमारे बीच में हमारी महिला आयोग की बहन बिमला बाथम जी जो उत्तर प्रदेश में हर उस महिला की आवाज़ उठाने का काम करती हैं जिनको उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं मिलता। हमारे बीच में हमारे जिले के प्रभारी राष्ट्रीय भाई बसंत त्यागी जी, हमारे बीच में गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष जी मनोज गुप्ता जी, जिनके नेतृत्व में हम सब नोएडा में काम करते हैं, जिनके नेतृत्व में संगठन के माध्यम से इस चुनाव की बहुत ही सुंदर तरीके से योजना बनाई, वो आए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुष्प देकर उनका सम्मान करें और सभी तालियां बजाकर अपना स्नेह प्रदान करें। जय श्री राम, जय श्री राम। अशोक मोगा जी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय विधानसभा प्रभारी हमारे विधायक आदरणीय माननीय सांसद जी आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें और माननीय विधायक जी भी आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भी पुष्पगुच्छ देकर आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। हमारी बड़ी बहन बिमला बाथम जी पुष्पगुच्छ देकर आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। आदरणीय बसंत त्यागी जी भी पुष्पगुच्छ देकर आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत करें। हमारे जिले के महामंत्री चंद्रगिराम यादव जी आए और हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत करें। अशोक मोगा जी हमारे विधानसभा प्रभारी आदरणीय आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय उमेश त्यागी जी, बहन डिम्पल आनंद जी आए और स्वागत करें। हमारे स्वागत करें। मैं चाहूंगा कि अब सीधे सीधे मैं भी आप सभी की तरफ से आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत कर देता हूं और फिर आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। संजय बाली से भी निवेदन कि वो भी अध्यक्ष जी का स्वागत करें। मैं सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा जो मंच पे है कि वो थोड़ा सा साइड में आ जाएं, तो आगे के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं आगे के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि अब मैं कुछ हमारे समाज सेवी संगठनों के नाम लूंगा, वो उपहार के रूप में
अपना प्रतीक चिन्ह और शॉल लेके आए। मैं एक एक करके नाम लूंगा गुप्ता जी, एक एक करके मैं नाम लेता हूं। नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन से हमारी बहन नीरू जी आई हैं, अपनी समिति के साथ में आ जाए। भाई विपिन मल्लन जी अभी हमारे शहर से बाहर हैं, थोड़ा रास्ता दे देंगे व्यवस्थित तरीके से, बस व्यवस्थित तरीके में एक एक नाम लूंगा क्योंकि व्यवस्था बनी रहे। हमारे उद्योग उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल से दूसरा नाम सुनील गुप्ता जी अपनी समिति के साथ। पहले एक हो जाए उसके बाद में दूसरे, पहले एक नाम, एक समिति उधर। ये हमारे नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन उद्योग व्यापार मंडल है जो पूरे नोएडा में हमारे उद्योगपतियों का एक समूह है, उसके प्रतिनिधिगण हैं भाई सुनील गुप्ता जी। अब दूसरी तरफ से आएंगे और इस तरफ से नरेश कुंछल जी आएंगे। पहले सुनील गुप्ता जी अपनी कमेटी के साथ में कर लेंगे। नरेश जी पहले, नरेश जी एक संगठन हमारा। नहीं, उसके बाद में सब हो जाएंगे, प्लीज थोड़ा सा। हमारे उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से सुनील गुप्ता जी की टीम। मैं अब नरेश कुंछल जी की टीम से अनुरोध करूंगा 1 बाय 1 थोड़ा सा व्यवस्था। इसके बाद में पंजाबी क्लब सूरज वर्मा जी अपनी टीम के साथ में तैयार रहेंगे। भैया मंच पे अपना प्रोटोकॉल बनाए रखेंगे, आपको सबको फोटो मिल जाएगी। सूरज जी अभी आप इंतजार करेंगे, अभी एक सेकंड। सूरज जी एक सेकंड। सूरज जी, नरेश कुंछल जी आपका आभार। भाई पंजाबी क्लब सूरज वर्मा जी, टीएस अरोड़ा जी, सरोफा और ज्यादा से ज्यादा 4 लोग आ जाएं। किरपान, सरोफा और शॉल से जल्दी कर दें, थोड़ा व्यवस्था बना के रखें। सिख समाज की तरफ से दो और है, सिख समाज की तरफ से आ जाएं बस, ठीक है। और फोना की तरफ से जी, बहुत सिख समाज की तरफ से हो गया, फोना की तरफ से। अब आभार आपका। मुझे अनुरोध हुआ है माननीय सांसद जी कि आप सभी लोग अपने अपना स्थान ले लेंगे वहीं पर जहां से वो अभी अध्यक्ष जी हमारे बीच रहेंगे। कार्यक्रम एक बार हो जाएगा तो सभी से फिर 1 बाय 1 संवाद करेंगे, तो इसीलिए मेरा बस अनुरोध है कि सिख समाज के बाद में अब आप लोग बैठ जाएंगे। किरपान और सरोफा भेंट करते हुए मैं धन्यवाद करूंगा। आप मंच से सभी लोग नीचे आ जाएंगे। आगे मैं आमंत्रित करता हूं मैं अनुरोध करता हूं सभी लोग मंच के नीचे आ जाएं और आमंत्रित करता हूं पिछले 5 वर्षों में जिनको आपने बेशुमार प्यार दिया है और आज आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी परिवार के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है आदरणीय लोकप्रिय विधायक पंकज सिंह जी। जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, स्नेह और प्यार और अपना समर्थन दें। आदरणीय पंकज सिंह जी, आदरणीय पंकज सिंह जी, मेरा अनुरोध है कि स्वागत का ये क्रम अब यहीं रहेगा। माननीय विधायक पंकज सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का अपने नोएडा की विधानसभा में सिर झुकाकर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। और मैं यहां पर उपस्थित अपने सभी बड़े बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, मैं आप सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत किया जाए।
क्योंकि आप सब लोग आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना चाहते हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन आप जानते हैं 10 फरवरी को चुनाव है। नोएडा और पश्चिम उत्तर प्रदेश 10 फरवरी को वोट करने के लिए जा रहा है। एक तरफ हम राम भक्त हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष में जिन्ना के नाम पर वोट मांगने वाले भी हैं। तो मैं तो यही कहता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हम भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव में लड़ रहा हूं, मुझे तो भारत माता की जय बोलने वाले आप सब लोगों का साथ और समर्थन चाहिए। और मैं एक बार मैं ये भी देखना चाहता हूं, क्योंकि देखिए ये बात सही है कि जो राम मंदिर बनाने के लिए लगातार चले और दूसरी तरफ भगवान राम का अस्तित्व पूछने वाले सपा बसपा कांग्रेस जैसे लोग भी हैं, तो मैं एक बार यह देखना भी चाहता हूं कि इस प्रांगण में, इस हॉल में कितने लोग हैं जो श्री राम जी को मानते हैं, भगवान श्री राम को मानते हैं। आपने यह भी देखा है, नहीं समझ गया, ये संदेश एकदम चला गया, ये जिन्ना के नाम पर वोट मांगने वालों को बिल्कुल संदेश चला गया। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो आतंकवादियों के नाम के आगे जी लगाते हैं और हमारे देश के किसानों के बेटे जो फौज में रहकर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी लगातार देश की सेवा करने के लिए खड़े रहते हैं, भारत माता के चरणों में अपने जीवन को बिल्कुल त्यागने के लिए लगातार तैयार रहते हैं और त्याग देते हैं, अपने पूरे जीवन को फूल की तरह भारत माता के चरणों में निछावर कर देते हैं। उनके पराक्रम, उनके शहादत पर सिर झुकाने के बजाय, उनके पराक्रम पर उनकी पीठ थपथपाने के बजाय ये सपा बसपा और कांग्रेस के लोग नरेंद्र मोदी जी से एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सबूत मांगते हैं। यह चुनाव सही में एक तरफ डेवलपमेंट का चुनाव है, विकास की बात हम लोग करते हैं और स्वाभाविक रूप से सभी लोगों को मूलभूत सुविधाएं चाहिए, विकास होना चाहिए। और विकास के क्षेत्र में भी चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, अभूतपूर्व प्रगति भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई है। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7 साल से और पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है हम सब ने देखा है। नोएडा के अंदर लगभग 20,000 करोड़ के काम हुए, यह आप सब लोगों ने देखा है। एलिवेटेड रोड बनी है, अंडरपासेस बने हैं, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन प्रारंभ हुआ है, लगभग 1.25 लाख LED लाइट्स लग गई हैं, हेलीपोर्ट, गोल्फ कोर्स, हैबिटेट सेंटर, सब कुछ यहां पर आ रहा है। डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, सरकारी स्कूलों में भी पेरेंट टीचर मीटिंग, ये अपने आप में इतिहास है। कौन चिंता करेगा उन माता पिता और उन बच्चों की जो कोई रिक्शा चलाने वालों के बच्चे उसमें पढ़ते थे, कोई अपना बर्तन धोकर माता अपने बच्चों को उसमें पढ़ाना चाहती थी, लेकिन उसके बावजूद उन सरकारी प्राथमिक स्कूलों की स्थिति कैसी थी आप लोगों को पता है। लेकिन आज बात करते हुए मुझे काफी संतुष्टि है कि आज उन सब स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड्स लगाकर वहां बिल्डिंग को रेनोवेट करके वाटर कूलर लगाना, बिल्डिंग को ठीक करना, टॉयलेट्स बनवाना, इन सब काम लगातार उसमें किया है। लेकिन यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, इसको निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे और उन बच्चों को भी प्यार से उनको आगे संवारते उनके भविष्य को रहेंगे, इतना विश्वास आपको मैं दिलाना चाहता हूं। कई बार लोग पूछते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी वाले 2014 के चुनाव में ये चले, समाप्त हुआ, तो लोगों को लगता था अब 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, भाजपा के लोग थोड़े शांत बैठेंगे। फिर लगा कि चल ही रहे हैं तो शायद 17-14 साल तक यूपी से बाहर हैं, शायद 17 में चुनाव जिताने के बाद यूपी में फिर भाजपा के लोग शांत बैठेंगे। फिर नहीं बैठे, लगातार पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में रहे, तो लोगों को लगा 19 में दोबारा मोदी जी को बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं इन सबको आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की यात्रा ये कोई 14, 17, 19, 22, 24, 27, 29, 32, 34 वाली यात्रा नहीं है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनवरत रात दिन तब तक चलेंगे जब तक सबको न्याय न मिल जाए और हर जरूरतमंद को उनके आवश्यक व सुविधाएं न मिल जाए, तब तक हम चलेंगे।
तो मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। लगातार आपका मार्गदर्शन हम कार्यकर्ताओं को लगातार मिलता रहा है। मैं आभारी हूं कि अपने व्यस्त समय में से भी, अपने अति व्यस्त समय में से भी आपने वक्त निकालकर हम कार्यकर्ताओं का एक बार फिर से उत्साहवर्धन आपने किया है। मैं जितना कहूं, मैं जिन शब्दों में भी कहूं वह बहुत कम होगा, क्योंकि मैं लगातार आपके कार्यक्रमों को देख रहा हूं, आपकी व्यस्तता को मैं देख रहा हूं। मैं यहां के अनेक समस्याओं को हल हम लोगों ने किया है, लेकिन और आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा तो निरंतर हम सब लोग और मजबूती के साथ नोएडा और नोएडा के लोगों की सेवा हम लोग करते रहेंगे और हमेशा जनता की सेवा में तत्पर रहेंगे। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन आपका समय मैं जानता हूं अति मूल्यवान है, क्योंकि लगातार आप देश की सेवा के लिए आप रात दिन एक करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो चल रहे हैं, हम लोग नजदीक से देखते हैं कि किस प्रकार से आपने पार्टी को संवारने के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं को सेवा ही संगठन का एक मार्ग देकर लगातार कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से कोरोना के समय में भी लगाया। यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम सभी कार्यकर्ताओं ने लगातार भोजन से लेकर सूखा राशन तक लगातार आपके नेतृत्व में जो आपका निर्देश मिलता रहा, अपने जीवन की परवाह किए बिना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस समय में भी, आपदा के समय में भी लगातार लोगों के पास पहुंचते रहे थे। मैं आपके सामने एक बार अपने कार्यकर्ताओं का भी और नोएडा के अपने सभी सामाजिक संगठन जो यहां पर उपस्थित हैं उनके प्रति भी मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 10 फरवरी कमल का फूल दूसरे नंबर पर ईवीएम पर आप लोग जरूर याद रखें और लोगों को भी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी वोट उसमें दिलाएं। यही मैं आग्रह आप सब लोगों से मैं करना चाहता हूं, क्योंकि आपका एक वोट यह उत्तर प्रदेश को इसी प्रकार से यह दंगे और गुंडों से मुक्त करने वाला होगा। आपका एक कमल के फूल पर आपका एक वोट यह उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना होगा। यही मैं कहते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय विधायक जी। आज नोएडा के अंदर जो सभी समाजसेवी संगठन और नोएडा के सभी प्रतिनिधि आए हैं, वो अपने आप में प्रतिष्ठित करता है कि नोएडा की जनता आपको कितना स्नेह करती है। अब मैं आमंत्रित करता हूं अपने संरक्षक और भारतीय जनता पार्टी के नेता और हम सभी के संरक्षक, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय महेश शर्मा जी को। बोलिए भारत माता की। उपस्थित मेरी कर्मभूमि की माटी के प्रबुद्धजन, मातृशक्ति, युवा साथियों, पत्रकार छायाकार बंधुओं, 39 वर्षों का सफ़र, आप में से बहुत सारे ऐसे चेहरे बैठे हैं जिनके साथ उंगली पकड़कर मैंने इस शहर में गुजारा है, बहुत मीठी यादों के साथ। और आपने एक जिम्मेदारी दी मुझे, इस लायक तक पहुंचाया कि नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री के साथ 4 मंत्रालयों में काम करने का आपने मुझे मौका दिया। हम आपके कर्जदार हैं। छोटा प्यारा भाई, आपका प्यारा और दुलारा भाई पंकज, जिसको पिछले बार आपने 1 लाख से अधिक वोटों से जिताया था, इस बार क्या करना है कहने की ज़रूरत नहीं है। आज उसी छोटे भाई पंकज के लिए समर्थन करने के लिए, उसको आशीर्वाद देने के लिए और आपसे अपील करने के लिए हमारी पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वह परिवार जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिसकी नींव रखी, अटल जी, आडवाणी जी, राजनाथ सिंह जी, सुषमा जी, जेटली जी जैसे लोगों ने उसे सींचा और उस वक़्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में हिमाचल की माटी से हमारे बीच में आकर जिन्होंने पार्टी के छोटे पद से लेकर नई ऊंचाइयों तक, शीर्ष तक आज पहुंचे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जो जोश अभी थोड़े से वोट मांगने के सफ़र में देखा, वो अपने आप में आपकी लोकप्रियता का परिचायक है।
आपने पूरी पार्टी को पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में नई पहचान दिलाई है, नया सम्मान दिलाया है। आज भारत, भारतीयता और भारत के लोगों का सम्मान शिखर पर है, नए शिखर पर है आज भारत माता का सम्मान। मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी अध्यक्ष, जिन्होंने पार्टी के संगठन को नई पहचान दिलाई है, नई कार्यकर्ता शैली डाली है, भाई मनोज गुप्ता जी, हमारे प्रभारी भाई बसंत त्यागी जी, अशोक मोंगा जी, हमारी बहन पूर्व विधायक और महिला आयोग की उत्तर प्रदेश की चेयरमैन बहन बिमला बाथम जी, हमारे क्षेत्रीय मंत्री भाई विजेंद्र नागर जी, वरिष्ठ और सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आज हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान और पंकज जी के लिए जो उन्होंने एक आशीर्वाद देने के लिए और आपसे कहने के लिए आए हैं, उनका आह्वान सुनेंगे। हम और आप तो बातचीत करते रहते हैं, लेकिन आपकी पार्टी ने 50,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट इस नोएडा और गौतम बुद्ध नगर को दिए हैं। विश्व का एयरपोर्ट, 15A के सामने से जनता हुआ करीबन 65 करोड़ रुपए का हाईवे, फ्लाईवे, बोटेनिकल गार्डन, ओखला बर्ड सेंचुरी, पहली देश की इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट कार्डियोलॉजी यहाँ पर मिली है। ये मैं समझता हूँ पार्टी का भी, हम माननीय प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे आदित्यनाथ जी का भी हम धन्यवाद देते हैं। ये शहर, मैं सुना रहा था अभी रास्ते के अंदर कि ये शहर किस चीज़ के लिए बदनाम था। ये गुंडे माफियाओं के लिए बदनाम था, कानून व्यवस्था के लिए बदनाम था, उद्योगपतियों से महीने बंधे हुए थे। यहाँ पर उद्योगपति यहाँ पर आने पर शर्म करता था, डरता था। पिछले 15 वर्षों में 2017 से पहले कोई नया उद्योग यहाँ नहीं आया, और अब करीबन इतने नए उद्योग हमारे सरकार में आए हैं। तो आज ये दोबारा से फिर हम मोदी जी और योगी जी को समर्थन करेंगे और छोटे और प्यारे भाई पंकज सिंह को हम पूरी ताकत से जिताएंगे। डॉक्टर होने के नाते एक लाइन में आपसे जरूर कहना चाहूंगा, कृपया ध्यान रखें, अब जो ये कोरोना की लहर है ये एक सामान्य फ्लू की तरह है। एक भी मरीज हमारे अस्पतालों में, बेटा बैठ जाओ, बैठो बेटा, बैठो, बैठ जाओ बेटा, बैठो बेटा, एक भी रोगी भर्ती नहीं है। इस बार की कोरोना लहर में एक भी रोगी भर्ती नहीं है, तो इससे नहीं डरेंगे। और रिकॉर्ड हमारे शहरियों के लोगों पर यह कलंक रहता है कि हम वोट डालने कम जाते हैं। तो वोट का प्रतिशत 70% से 75% से ज्यादा होना चाहिए। मैं ये आपसे अपील करता हूं, और इस कोरोना से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन डरे नहीं इसलिए कि कोरोना है। वोट डालने जरूर जाएं। मैं यही प्रार्थना करते अपनी बात खत्म करता हूं और पुनः अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सांसद जी। और साथियों, अब जिस घड़ी का आपको इंतजार था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन के सर्वोच्च नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रसाद नड्डा जी, आप सभी लोग अपने स्थान पर जोरदार ताली से स्वागत करें, खड़े होकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय अध्यक्ष जी, नोएडा के सभी प्रमुख संगठन, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। जय। बैठ जाएं सब लोग। आज के इस प्रभावी मतदाता समागम में मंच पर उपस्थित संसद में मेरे साथी और वरिष्ठ सहयोगी भाई डॉक्टर महेश शर्मा जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी और वर्तमान में विधायक श्री पंकज सिंह जी, हमारे जिला के जिलाध्यक्ष श्री मनोज गुप्ता जी, श्रीमती बिमला बाथम जी जो अध्यक्षा हैं महिला आयोग की, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी राष्ट्रीय प्रवक्ता, बसंत त्यागी जी जिला प्रभारी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के क्षेत्र से सभी प्रबुद्ध नागरिक बंधु, देवी और सज्जनों, और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे आज
बसंत पंचमी जैसे शुभ दिन आपके शुभ दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अपनी ओर से और अपने साथियों की तरफ से आपको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ ईश्वर से कामना करता हूं कि हमारा वर्ष मंगलकारी हो, आगे बढ़ें, शुभ विचारों के साथ समाज आगे बढ़े और सबके परिवार में प्रगति हो, विकास हो और सबको शांति और मंगलमय का वातावरण मिले। मित्रों, चुनाव की बेला है और चुनाव के समय में अक्सर ये होता है कि बहुत से लोग जो पिछले 5 साल से क्वारंटाइन थे, आइसोलेशन में थे, वो सब चुनाव के समय बाहर निकल करके आते हैं और नई नई बातें कहते हैं। मतदाताओं के लिए दिक्कत की बात हो जाती है। हर पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो निकलेगा, उसमें बहुत अच्छी बातें लिखी होती हैं, मैनिफेस्टो में हमेशा अच्छी बातें होती हैं। मतदाता के लिए ये एक प्रश्न खड़ा होता है कि वो किस आधार पर तय करे कि जो पार्टी कह रही है वो करेगी कि नहीं करेगी। आपके पास आधार क्या है कि आप किस पार्टी को आशीर्वाद दें और किस पार्टी को आप आशीर्वाद ना दें। मैं सभी लोगों को हमेशा कहता हूं, देखो, रिश्ता करने जाते हो तो खानदान पूछते हो, परिवार के 7 पश्तों के बारे में पूछते हो, हालचाल पूछते हो, तो आप ये तो नहीं पूछते हो कि आगे लड़का क्या करेगा, आगे परिवार क्या करेगा। हमेशा ये पूछते हो कि पीछे क्या करता रहा है। यह चुनाव में भी किसी राजनीतिक दल को समर्थन इस बात पर मत देना कि वह आगे क्या करेगा, उसने पीछे क्या किया है वही आधार बनेगा कि वह आगे क्या करेगा। यह पहली बात समझ लो आप, क्योंकि हर एक कोई अच्छी अच्छी बातें करेगा, मैं यह बना दूंगा, मैं वो बना दूंगा। आधार क्या है कि यह होगा कि नहीं होगा? इसका आधार यह है कि उसका चरित्र क्या है, उसका कार्य करने की कार्यशैली कैसी है, कैसे उस पार्टी ने काम किया है। अब दूसरी बात, आप देखेंगे कि बीजेपी के कोई भी खड़े हों, अभी हमारे सामने हमारे 2 प्रमुखतम नेता पंकज जी खड़े हुए, महेश जी खड़े हुए, इन्होंने 5-5, 7-7 मिनट में नोएडा के लिए क्या किया इसकी उन्होंने वर्णन किया। यह बीजेपी का ही कैरेक्टर है और ये इलेक्शन में ये दम भी हम ही रखते हैं जो रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के सामने जाने की ताकत रखते हैं, और कोई नहीं रख सकता। बहन जी से पूछोगे वो बोलेंगे मैंने ये किया था, ये किया था, कितना किया था, किसका किया था मालूम नहीं, अंत में पता चलेगा कि अपना ही किया था। सपा वालों से पूछोगे तो बोलेंगे मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, ये किया था, वो किया था। अंत में पूछोगे तो 50 घर से ही एमएलए, एमपी और जिला परिषद के सदस्य थे, बाकी सब जाए आ जाना। ये जनता का नहीं किया है, कभी खुद का किया। वंशवाद, परिवारवाद, विकास का विकास, विकास मतलब अपना विकास, परिवार का विकास, जनता का विकास नहीं। इसलिए दूसरी बात हमको यह गांठ बांध लेनी चाहिए कि आप जब मतदाता के रूप में किसी को भी परखें, तो मैं तो अच्छी बात बोलूंगा ही, लेकिन मुझे कसौटी पर कसो ना। मैंने जो कहा, हमारे लोगों ने जो कहा वो सही है कि नहीं ये पता करो, और अगर आपको लगता है कि सही है तो फिर सब कुछ छोड़ करके उनके साथ खड़े होना यह हमारी जिम्मेवारी होती है, यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। अब आपके सामने मैं कुछ बातें रखना चाहूंगा। हमारी पार्टी जब सपा बसपा आती है तो क्या होता है, ये फलाने की पार्टी है, यानी अब कप्तान भी फलाना होगा, जिलाधिकारी भी फलाना होगा, थाना भी तुम्हारा, इलाका भी तुम्हारा, तहसील भी तुम्हारी, जिला भी तुम्हारा। अगर बसपा की सरकार आएगी तो फलाने का थाना, फलाने का
जिला होता है कि नहीं होता है? यानी ये जाति की बात करते हैं और हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विकास। ये दूसरी बात समझने की है कि समाज को हम जोड़ते हैं, वो तोड़ते हैं। अब यहां पर पंकज जी ने बोला मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये रिपोर्ट कार्ड रखा। यहीं पर अगर सपा का नेता होता बोले तो वो क्या बोलता? फलाने गांव जो फलाने जाति का है, जो फलाने गांव फलाने उसको मैंने ये किया, मैंने ये किया। यानी समाज को बांटने का काम पकड़ते हैं। हम जोड़ने का काम करते हैं, वो तोड़ने का काम करते हैं। और तीसरी बात कि हम गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान, इनकी विशेष चिंता करते हुए इनको मुख्य धारा में लाने के लिए हम काम करते हैं। और फिर मैं भाषण देने के लिए नहीं कह रहा हूं, और भाषण के लिए नहीं ये विषय रखा है मैंने, मैं इसको तथ्यों के आधार पर आपके सामने रखना चाहता हूं। मोदी जी ने कहा हम जनधन योजना अकाउंट खोलो, जीरो अकाउंट पर अकाउंट खोला, बोला कि नहीं बोला? तो उस समय सब लोगों ने मजाक बनाया, अरे क्या भारत का प्रधानमंत्री खाता खुलवा रहा है बैंक का, ये क्या काम पकड़ लिया, ये क्या काम पकड़ लिया। लोगों के ध्यान में नहीं आया कि ये खाते खुलने का मतलब क्या है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, मेरी रिकॉर्ड को, फैक्ट्स को नोट कर लीजिए। मिसेस गांधी ने बैंक को 1971-72 में नेशनलाइज किया था, राष्ट्रीयकरण किया था, और 71-72 में कहा था कि यह गरीबों के लिए बैंक होगा, किसानों के लिए बैंक होगा, गरीब आदमी को राहत मिलेगी, वो आगे खड़ा होगा। 1971 से लेकर 2014 तक बैंक की दहलीज को पार करने वाले व्यक्तियों की संख्या 2.25 करोड़ थी, 2.25 करोड़। सिर्फ 130 करोड़ की जनता में 2.25 करोड़ लोग थे जिनके पास बैंक का खाता था। मोदी जी ने कहा बिना जीरो अकाउंट पर भी आपका जनधन खाता खुलेगा, आप खाता खोलो। आज 45 करोड़ खाता धारक हैं, 45 करोड़। और जब कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, तो यही 45 करोड़ में से 20 करोड़ महिलाएं थीं। उन 20 करोड़ के खातों में न पोस्टमैन, न पोस्ट ऑफिस, न मनी ऑर्डर, सीधा डिजिटली 500-500 रुपए 3 महीने के लिए उनके खाते में डाला। यह बदलता भारत था। बोलो महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ कि नहीं हुआ? बोलो गरीबों का भला हुआ कि नहीं हुआ? बोलो आम आदमी को कोरोना में चिंता की गई कि नहीं की गई? यह है बदलता भारत, और यह है मोदी जी का भारत, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, मैं आऊंगा, आपको बताऊंगा आपके नोएडा में कितने आवास बने हैं। लेकिन हम आवास दे रहे हैं और वह आपसे आवास छीन रहे थे। बताओ लैंड माफिया था कि नहीं था पहले? बोलो ये मकान छीनने वाला माफिया था कि नहीं था? खाली करके चले जाओ, औने पौने दाम में बेच जाओ, नहीं तो रहना दूभर हो जाएगा। वो मकान छीनते थे, हम मकान देते थे और देते हैं। और मकान देने में भी गरीब लोगों के लिए अलग से बेडरूम, अलग से रसोई घर, अलग से गैस, अलग से शौचालय, अलग से टेरेस। और इसकी मलकियत मालिक को नहीं मिलती है, मालकिन को मिलती है। महिला सशक्तिकरण होता है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसमें संख्या कितनी है? इसमें अगर देखें, जनधन में अगर 40 करोड़ थे तो उसमें से 7 करोड़ 78 लाख उत्तर प्रदेश में जनधन खाते में लोगों ने अपने आप को जोड़ा। अगर आवास योजना की बात करें तो 1 करोड़ 76 लाख जहां आवास बने, वहां 42 लाख आवास उत्तर प्रदेश में बने हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना है। आयुष्मान भारत, मित्रों मैं इसके बारे में आपको गहराई से बताना चाहूंगा। दुनिया में बड़े प्रोग्रेसिव देश अमेरिका की चर्चा होती है। इलेक्शन में चाहे ट्रंप खड़ा हो चाहे बाइडेन, दोनों के बीच में झगड़ा क्या होता है? हेल्थ सिक्योरिटी, यानी हेल्थ के बारे में कौन सिक्योरिटी दे सकता है। यूरोप के छोटे बड़े देश
सब जगह चुनाव में हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडा होता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैं कह सकता हूं कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बहुत बड़ा इशू बनता है। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी, शायद आपको ध्यान में नहीं आया होगा, ये 130 करोड़ का देश है। यहां मोदी जी ने 10 करोड़ 74 लाख परिवार, यानी कुल मिलाकर के 50 करोड़ लोग, यानी देश की 40% आबादी, और आबादी भी गरीब, और गरीब जाति से नहीं, काम से, यानी रेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेले वाला, सब्जी वाला, रैग पिकर, जो कूड़ेदान में से प्लास्टिक इकट्ठा करता है, और जो बाल काटने वाले, ऐसे गरीब लोगों को, ऐसे 50 करोड़ लोगों को मोदी जी ने हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है। यानी भारत तो इंश्योर्ड हो गया, एश्योर्ड हो गया, हेल्थ कवरेज सबसे बड़ा। और मुझे याद है, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, हर साल हमको स्वीडन में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिलता था। वहां अल्फाबेटिकली बैठाते हैं, इंडिया आई का नंबर पीछे आता है, ए से शुरू होता है, अमेरिका से शुरू होगा तो आई तो पीछे आएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने सभा में कहा, वेयर इज इंडियाज हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर नड्डा, कॉल हिम एंड टेल मिस्टर नड्डा व्हाट मोदी हैज डन फॉर आयुष्मान भारत, लेट द वर्ल्ड नो, दुनिया जाने। यह आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि भारत जहां 2014 में मोदी जी ने प्रधानमंत्री संभाली, वहां 2017 में दुनिया के मंच पर उन्होंने भारत को खड़ा किया। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है। और 50 करोड़ लोगों को, और उस पर 6 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के हैं जो इसमें शामिल होंगे। 50 करोड़ में 6 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के हैं जिनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिल रहा है। और किससे लड़ने के लिए? कैंसर से। किससे लड़ने के लिए? हार्ट की बीमारी से। किससे लड़ने के लिए? किडनी की बीमारी। अरे गरीब आदमी को आप बताओ, रिक्शा वाले को अगर हार्ट की बीमारी हो जाए वो बाईपास कराता था क्या? आज वो गोल्डन कार्ड लेकर के जाता है, अंगूठा लगाता है, और उसकी इच्छा है दिल्ली कराए, दिल्ली करेंगे। अगर टाटा कैंसर हॉस्पिटल में जाकर के इलाज कराना है तो वहां करेगा। भारत के मोदी जी का पैसा सीधे मुंबई वहां कैंसर सेंटर में पहुंचेगा। इस तरीके की व्यवस्था। बताइए, इसमें गरीब की मदद हुई कि नहीं हुई? गरीब लोगों की चिंता हुई कि नहीं हुई? मुझे याद है, मैं एमपी जब था राज्यसभा में, एमपी के रूप में जब मैं रहता था, तो लिफ्टमैन था बेचारा। मुझे नहीं मालूम था कि मैं भारत का स्वास्थ्य मंत्री बनूंगा। वो एक लिफ्टमैन था बेचारा। वो मेरे को ऊपर से नीचे लाता था हर दिन। बेचारा, उसके चेहरे पर कभी मैंने रौनक नहीं देखी। नमस्कार, सीधा खड़ा। मैंने एक दिन पूछा, भाई ये मुस्कुराता नहीं है, दिक्कत क्या है? तो पता चला कि उसकी श्रीमती जी को हार्ट की बीमारी है और उसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं। लिफ्टमैन था बेचारा। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में जाओ, मेरा नाम लेना, फलाने डॉक्टर के पास जाना, देखते हैं क्या होता है। उन्होंने एस्टीमेट बना करके भेज दिया। मैंने कहा आपके पास है? बोले मेरे पास कुछ रिवॉल्विंग फंड होता है, उसमें से मैं करूंगा, कुछ आप देख लीजिए। मैंने कहा इससे कुछ मत लेना, आप इसकी चिंता न करना। मैंने उसकी आंखों में वो चमक देखी और मुझे नहीं मालूम था कि मोदी जी के आशीर्वाद से मुझे यह काम करने का मौका मिलेगा, कि ऐसे गरीब लोगों की चिंता करने का मौका मिलेगा। आज भी वो आता, बोलता साहब बिल्कुल ठीक है। आप समझिए, गरीब लोगों के हमें कभी इस दर्द का पता नहीं चलता है। किसी रिक्शे वाले को अगर मान लीजिए किडनी समस्या में आ जाए, वो क्या करेगा? बच्चों की बात तो छोड़ो, रिक्शा भी कहां से चला पाएगा? ऐसी स्थिति होती थी। इन गरीबों की चिंता साधारण परिवार से आने वाले मोदी जी ने की है। ये हमको ध्यान में रखना है और इसको हमको आगे बढ़ाना है। अब मैं उज्ज्वला योजना की बात करते हैं। बड़े लोग गैस कनेक्शन बांट दिया, 9 करोड़ बांट दिया, 10 करोड़ बांट दिया। इससे क्या हुआ? गैस का ये है, वो है। अब देखिए, बात यह है कि चांदी के चम्मच से जिन्होंने भोजन लिया हो बचपन से, उनको गरीबी क्या मालूम, उनको गांव क्या मालूम। मैं गांव से आता हूं, मैं बताना चाहता हूं आपको। और आप लोगों में भी बहुत से लोग नोएडा में आके बसे होंगे, लेकिन आपका भी ओरिजिन गांव का होगा। गांव में क्या होता था?
कि घर की महिलाएं 5 बजे सुबह उठ करके जंगल में जाकर के लकड़ी काटती हैं, ला करके चूल्हा जलाती हैं, तब चाय बनाती हैं या घर का खाना बनाती हैं। बोलो ये गांव की स्थिति थी कि नहीं थी? थी कि नहीं थी? और आज लाइटर कड़क ऑन, स्विच ऑन, 5 मिनट में चाय, आधे घंटे में भोजन, पतिदेव भी खुश, समय पर गए, काम में लगे। महिला सशक्तिकरण हुआ कि नहीं हुआ? और 1,50,00,000 उत्तर प्रदेश में है, 1,50,00,000 जिनको जोड़ा गया है, और 9,97,00,000 यानी 10 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन बांटा गया। यह महिला सशक्तिकरण है, यह महिलाओं का विकास के काम की दृष्टि से। स्वच्छ भारत, मैंने आज मुरादाबाद में भी इस बात को कहा। 1960 में, 60 के दशक में राम मनोहर लोहिया ने भाषण देते थे तो कहते थे, मुझे शर्म आती है कि भारत में शाम को जब मैं अपनी जीप से जा रहा होता हूं तो महिलाओं के झुंड अपने दैनिक जीवन के क्रम से निवृत्त होने के लिए सड़कों से खेतों की तरफ जाती हैं। मुझे देख करके शर्म आती है। ये राम मनोहर लोहिया ने 60 में कहा था, स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी ने 1960 के दशक में कहा था। किसी ने सुध नहीं ली, लेकिन मोदी जी ने, और जब ये स्वच्छता अभियान की बात मोदी जी ने कही तो यही चांदी के चम्मच से खाने वाले नेता मजाक उड़ाया, खिल्ली उड़ाया। स्वच्छता अभियान ये तो हमारा था, गांधी जी का। अरे महात्मा को तो तुम भूल गए, उसके बाद तो नए गांधी आ गए। सारे गांधियों ने कब चिंता की? ये मोदी जी ने चिंता की। 11 करोड़ इज्जत घर बना करके 11 करोड़ बहनों को इज्जत दी। कभी हमने सोचा कि उनका जीवन कैसा होगा, जो अपने नित्य कर्म के लिए रुखसत पाने के लिए सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद का इंतजार करती होंगी? क्या जीवन होगा? क्या जीवन होगा उन बच्चों का जो गांव में दैनिक क्रम के लिए खेतों में जाते होंगे? आज 11 करोड़ शौचालय इज्जत घर बना करके मोदी जी ने उनको इज्जत दी। और उत्तर प्रदेश में भी योगी जी ने 1,95,00,000 इज्जत घर बनाया है, यानी 1,95,00,000 महिलाओं का सशक्तिकरण किया है, उनकी इज्जत, उनको उसको संभालने का काम किया है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं सौभाग्य योजना की, घर में बिजली, अब किसी को मालूम है आज़ादी के इतने सालों बाद 2014 तक 18,000 गांव थे जिसमें बिजली नहीं थी। मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव में जाया करता था तो मैं बोलता था दिन दिन में मेरे से प्रचार करा लो, रात को तो पता नहीं चलता है, लाइट तो गांव में होती नहीं है, पता नहीं कहां गिरूंगा, कहां नाली में पांव पड़ेगा, कहां पड़ेगा। तो हम टॉर्च लेकर के चलते थे। और मुंगा जी को याद होगा कि ये साथ में एक वो सोलर वो लाइट होती है, उसको साथ में लेकर के चलते थे। अब सोलर लाइट भी ऊपर को लाइट देती है, नीचे देती नहीं है, नीचे तो उसका बेस होता है, तो ऐसे मोड़ करके उसको चलाते थे। तो हम जाया करते थे। ये उत्तर प्रदेश का हाल था। 18,000 गांव, और मोदी जी ने 1,000 दिन में 18,000 गांव तक बिजली पहुंचा दी। ये भी हमको याद रखना चाहिए। कितना अंतर। और हमारे से कोई आए ना बहस करने के लिए, ये लोग तो ट्विटर पर दिखते हैं, ये लोग तो टेलीविजन पर दिखते हैं, जमीन पर तो दिखते नहीं है। चांदी के चम्मच से खाने वाले लोग देश की गरीबी के बारे में और देश की गरीबी के उत्थान के बारे में क्या चर्चा करेंगे? मैं आपके सामने इन बातों को रखने की बात करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं। मैं गांव से आता हूं। आज 2,62,00,000 घरों में, इंडिविजुअल घरों में बिजली पहुंचाई है, 2,62,00,000 घरों में। और उत्तर प्रदेश में 80 लाख घरों में बिजली पहुंचाई है इंडिविजुअली। अब ये भी मैं आपको किस्सा सुना दूं। मैं एमएलए रहा, 98 में एमएलए रहा, 94 में एमएलए रहा, 1994 में। उस समय अगर किसी को घर में बिजली देनी होती थी तो जेई से बात करके अगर कहते थे तो वोटर एहसान मानता था कि बाबूजी आपने बात कर ली, मेरे घर बिजली आ जाएगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी बिजली उसके घर में पहुंचाना एक एहसान करने की बात होती थी। और जेई, जूनियर इंजीनियर, जिसको शायद आप लोग एई कहते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर, ये क्या कहता था? एई क्या कहता था? अच्छा एमएलए साहब ने कहा है दे देंगे बिजली, बताओ तेरे पास कितना बिजली, कितना तार लगेगा? बोले 200 मीटर लगेगा। अरे तो 200 मीटर कहां है सरकार के पास? 100 हम देते हैं, 100 तुम लगाओ। यानी 100 देना एहसान है। 200 नहीं देगा मीटर, 200 की तार, 200 मीटर की तार नहीं देता था,
100 ही देता था और 200 के और 100 गरीब से निकलवाने की कोशिश करता था। फिर क्या कहता था, ऐसा करना, कितने खंबे लगेंगे, खंबे मतलब पोल जो बिजली को देने के लिए लगाए जाते हैं, कितने लगेंगे, 3 लगेंगे। ऐसा करना, गांव वालों को इकट्ठा करके लाना और ले जाना खंबे यहां से स्टोर से, जैसे एहसान है। और सच में हमारे यहां गांव वाले अपने इकट्ठे होकर के सारे आकर के कंधों पर पोल लेकर के जाते थे, तब जेई आता था और तब उसका इलेक्ट्रीशियन आता था और बिजली देता था और बोलता था कि तेरा हमने काम कर दिया, सरकार ने किया, ये नहीं बोलता था। आज सौभाग्य योजना आने के बाद मैं एक लाभार्थी से लखनऊ के गांव के पास मिलने गया था और मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उसने क्या कहा, बोला बाबूजी मजा आ गया। मैंने कहा क्या मजा आया? बोला जेई आए थे, दोपहर को फॉर्मुला पर साइन कराया और शाम को बिजली दे गए। ये फर्क आया है, मोदी जी ने पहुंचाया है ये हमको। यानी ये योजना ही नहीं किसी ने बनाई थी, गांव में बिजली पहुंचा दी, बात खत्म। अरे घरों में बिजली कैसे पहुंचेगी, उसकी क्या व्यवस्था की गई है, उसके लिए क्या किया गया है, वो उसके बारे में चर्चा नहीं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान, प्रधानमंत्री किसान अन्न योजना, पिछली शती में, लास्ट सेंचुरी में जो महामारी आई थी, बीमारी से ज्यादा लोग भुखमरी से मर गए थे, बीमारी से ज्यादा। कोरोना आया तो मोदी जी ने 80 करोड़ की जनता को, 80 करोड़ की जनता को मार्च महीने से लेकर 20-21 के और 21-22 के 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 5 किलो दाल और 1 किलो दाल और उसके साथ साथ तेल और बाकी सब चीजों की व्यवस्था की। और योगी जी ने अपने तरफ से और उसमें जोड़ा, गरीबों की चिंता हुई है, ये भी हमको सब चीजें याद रखनी चाहिए। अब बहुत से विकास, मैं आपके सामने ये सारी तस्वीर इसलिए खींच रहा हूं कि आम गरीब आदमी की चिंता हुई, आम गरीब आदमियों के बारे में कहा गया। महेश जी जरा, आम गरीब आदमियों की चिंता की गई, आम गरीब आदमियों के बारे में सोचा गया। विकास की बात करें, अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में, कभी सोचा था कि अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी खुलेगी? कभी सोचा था कि आयुष का विश्वविद्यालय खुलेगा, आयुष की यूनिवर्सिटी खुलेगी? मैं बतौर स्वास्थ्य मंत्री आपके सामने बोलना चाहता हूं, 2014 में उत्तर प्रदेश 22-24 करोड़ की जनसंख्या वाला प्रदेश, सिर्फ आपके पास 15 मेडिकल कॉलेज थे और आज मोदी जी के नेतृत्व में 59 मेडिकल कॉलेज खोले हैं, 59, 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोला है। विकास की एक नई गाथा रची जा रही है। आप ही के इलाके में जेवर में अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और क्या है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और वर्ल्ड का 5वां बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। आने वाले समय में हर 1.5 मिनट पर एक ऊपर से जूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट नहीं है, ये विकास की नई कहानी लिखेगा। ये इंजन, ग्रोथ का इंजन होगा, ये विकास का, ग्रोथ का इंजन होगा। इस इलाके की तस्वीर बदलेगी। 1 लाख लोगों को तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। 10,000 करोड़ रुपए 2024 से पहले खर्च हो जाएंगे और पहला फेज बन करके तैयार हो जाएगा। यह भी हमको याद रखना चाहिए। अब विकास तो उनको दिखे ना, मेरे से कई बार बोलते हैं विकास नहीं हुआ। मैंने कहा देखो ऐसा है, मैं तेरी आंखें तो ठीक कर सकता हूं, लेकिन दृष्टि नहीं दे सकता, विजन नहीं दे सकता। इसके लिए मन चाहिए होता है देखने के लिए। तुमने जब तय ही कर रखा है कि परिवार का ही विकास विकासवाद है, तो तुमको कहां दिखेगा लोगों का विकास? ये तो हमको दिखेगा। मैंने तो आपके सामने सारे आंकड़े रख करके बता दिया कि लोगों का विकास कैसे हो रहा है। कुशीनगर में 260 करोड़ रुपए का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बुद्धा का सर्किट बनना, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, काशी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो रहे हैं। एक्सप्रेसवे की बात कीजिए, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जो गोरखपुर से लेकर के आजमगढ़ तक जाएगा, गंगा एक्सप्रेसवे 594 करोड़ रुपए का होगा, 6 लेन का होगा, 37,350 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, उन्नाव और प्रयागराज तक वो जाएगा। अब मुझसे कोई बोलता है तो मैं हमेशा सबको बोलता हूं, ये सड़क नहीं है भैया, ये विकास की गंगा है। याद रखना, ये विकास की गंगा है। आज नोएडा में जमीनों के दाम बढ़े कि नहीं बढ़े? विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक समय पे पलायन हो रहा था कि नहीं हो रहा था?
आज वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ये नेतृत्व का फर्क होता है, इसको हमको याद रखना चाहिए। सड़कें बन रही है, अब चलते हैं, अब कई बार हम देखते हैं हम नीचे से जा रहे हैं, ऊपर से मेट्रो जा रही है, कई बार हम ऊपर से जा रहे हैं, नीचे से मेट्रो जा रही है। ये देखने को कभी सोचा था? आजकल लोग मेरे से मिलने आते हैं, आप सुबह फ़ोन कर दीजिएगा, टाइम, मैंने कहा बताऊंगा 2-4 दिन में आपको टाइम। नहीं आप सुबह भी बताइएगा, मैं आ जाऊंगा 1-2 घंटे। मैंने कहा कैसे आ जाओगे? एक्सप्रेस वे पकड़ूंगा, बस एक्सप्रेस वे पकड़ना है, 2 घंटे में पहुंच जाना है। ये फर्क है। पहले हम जाया करते थे, हापुड़ जाना हो, बुलंदशहर जाना हो, मेरठ जाना हो तो गया, आधा दिन तो गया। सुबह 4 बजे चलोगे तो कहीं 11, 12, 1 बजे पहुंचोगे। ये स्थिति होती थी। आजकल 2 घंटे के अंदर पहुंचते हैं। और एक यात्रा आप देखिए विकास के लिए, मैंने आपके सामने इतने एक्सप्रेसवे गिनाए। ये उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर विकास की दृष्टि से बदलने वाली है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। और अगर मैं परसों जो निर्मला सीतारमण जी ने मोदी जी के आशीर्वाद से बजट रखा है, उसमें 60 लाख प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव के माध्यम से जॉब्स मिलेंगी, विकास के एक नए आयाम लिखे रहेंगे। 1 साल के अंदर 25,000 किलोमीटर हाईवे बनना है, 1 साल के अंदर 20,000 करोड़ रुपए खर्चा होगा। 60,000 करोड़ रुपए खर्च होकर के करोड़ों लोगों को जल की व्यवस्था की जाएगी, इसकी भी बातचीत उसमें जोड़ी गई है। आज उत्तर प्रदेश की इकॉनमी दूसरे नंबर की इकॉनमी देश में खड़ी हो गई है, सेकेंड इन द कंट्री। एक समय इसको बीमारू राज्य बोला जाता था, और यू यानी उत्तर प्रदेश बीमार का यू होता था। आज इसको 10 नई यूनिवर्सिटीज बनी हैं, 77 न्यू कॉलेजेस खुले हैं, 28 इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं, 4,50,000 यूथ को नौकरियां दी गई हैं और उनका जॉब ओरिएंटेशन हुआ है। आप बोलिएगा कि नड्डा जी आपने सारी दुनिया की बात कर ली, तो इधर उधर की बात न कर, तो ये बता नोएडा का हुआ क्या? तो मैं नोएडा भी आपको बता देता हूँ। नोएडा की बात कीजिए, ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री आवास योजना में 589 घर बने हैं ग्रेटर नोएडा में। उसी तरीके से नोएडा में 2,721 घर बने हैं, दादरी में 3,754 घर बने हैं, और सौभाग्य योजना में 23,850 घरों में बिजली पहुंचाई गई है, ये भी याद रखिएगा। उसी तरीके से 11,435 इज्जत घर बनाए गए हैं, और यहाँ फिल्म सिटी बन रही है, वह इकोनॉमिक प्रोग्रेस का एक अपना एक योगदान करेगा। आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स का हब बन रहा है, सॉफ्टवेयर पार्क, डाटा सेंटर, अपैरल पार्क, ये भी कंस्ट्रक्शन में है। कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉय सिटी भी है, और इन्वेस्टमेंट उसमें 600 करोड़ रुपए हो रहा है। अभी आपसे चर्चा हुई एलिवेटेड पैरेलल शाहदरा ड्रेन के साथ जो चीला रेगुलेटर है, वहां से लेकर के मार्ग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, 605 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। उसी तरीके से एलिवेटेड रोड अघापुर से लेकर के SEZ, इसके लिए भी लगभग 460 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। यानी आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, मैं आपको बताऊं, ये मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं कि कोई भी खर्चा 500 करोड़ से नीचे का नहीं है, 500 से ऊपर का ही है, 600 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़। यानी प्रोग्रेस की एक नई कहानी लिखने का काम नोएडा के अंदर भी हो रहा है, ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। मुझे अभी पंकज जी चर्चा कर रहे थे, महेश जी चर्चा कर रहे थे रजिस्ट्रेशन का विषय। चुनाव की वेला है, मैं इस समय कोई वायदा तो नहीं करता, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने रेरा के माध्यम से उसको भी समाधान करने का प्रयास किया है, और आगे उसका भी संपूर्ण समाधान करने में हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन में वायदा तो कर नहीं सकता मैं, लेकिन हाँ, आप ये जानते ही हैं कि जो मोदी जी के नेतृत्व में हर का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो इस पर भी सबका प्रयास ठीक ढंग से होगा, ये मैं जरूर आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, तो इसलिए विकास के दृष्टि से हम लोग आगे बढ़े। अभी वीवो कंपनी है, उसने यहां पर इंडस्ट्रियल यूनिट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है, लगभग 5,400 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। एक जिसको बोलते हैं चेंजिंग नोएडा, नोएडा बदलता हुआ आज इन्वेस्टमेंट का सेंटर बन रहा है। एक समय में लोग यहां से पलायन कर रहे थे, आज लोग आ रहे हैं। लेकिन मित्रों, ये याद रखिएगा, आर्थिक विकास तब होता है जब उस प्रदेश का कानून व्यवस्था सुदृढ़ होती है। कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो विकास ठप हो जाएगा।
विकास रुक जाएगा। और इसलिए मैं बड़े अदब के साथ बोलना चाहता हूं कि यह योगी जी की सरकार है और मोदी जी का आशीर्वाद है कि आज विकास यहां हो रहा है, और साथ में आज माफिया राज से आपको छुट्टी है, माफिया राज समाप्त है। पहले रेत माफिया, खनन माफिया, जमीन माफिया, अपहरण उद्योग यही होता था। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। एक दिन मैं भाषण दे रहा था, वो धर्मपाल जी हैं हमारे मंत्री, तो मैंने कहा अपहरण उद्योग था, तो खुद खड़े हो गए, बोलने लगे मेरा ही बेटा अपहरण हो गया था। और मैं मुख्यमंत्री के पास गया, तत्कालीन मुख्यमंत्री, तो बोलता घबराओ मत, सेफ है, मेरे ध्यान में आ गया है। मतलब यानी मुख्यमंत्री ये कह रहा है सेफ है, मतलब आपकी बातचीत है। शर्म भी नहीं करते थे। अभी मुजफ्फरनगर के राइट्स की बात को उठाना चाहूंगा, मैं याद दिलाना चाहता हूं सिर्फ। मुजफ्फरनगर के राइट्स में जहां 93 लोगों की जानें गई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अखिलेश की सरकार पर? कहा एक तो आप एक विशेष वर्ग को आप उनके साथ आप अन्याय कर रहे हो, और एक विशेष वर्ग के साथ आप ज्यादा ही उनकी चिंता कर रहे हो। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स कर गया है। तीसरा, कि सरकार ने इसको ठीक ढंग से हैंडल नहीं किया। कैराना में 60 परिवार पलायन कर गए कि नहीं कर गए थे, और आज वापस आए कि नहीं आए, और आज माफिया राज वाले पलायन कर गए कि नहीं कर गए। तो ये अंतर होता है, ये हमको याद रखना चाहिए। अभी वहां चुनाव हो रहे हैं, मुझे बताया गया कि वहां मौलाना नाजिर जो उस समय का अभियुक्त था, उसको अखिलेश जी ने स्पेशल प्लेन भेज करके अपने घर में मेहमानबाजी कराई थी, और मुजफ्फरनगर के राइट्स के अभियुक्त के साथ ये काम किया था। बहुत जोरदार काम किए इन्होंने, छोटे मोटे काम नहीं किए हैं। संविधान की शपथ ली है, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा। आगे इनको ये बोलना चाहिए, और भक्षक बन करके लोगों के साथ मैं अन्याय करूंगा, ये इनको कहना चाहिए। यही ये करते रहे। और फिर मैं भाषण देने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं 2 घटनाएं आपको बताता हूं। 22 मई 2007, और मैं मीडिया वालों से चाहूंगा कि कभी अखिलेश जी, वैसे तो नोएडा आएंगे नहीं, अब ये भी देखो, आप कैसे नेता हैं ये। 21वीं शताब्दी में मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी नोएडा से दूर दूर का रिश्ता। लेकिन आप कभी उनसे मिल जाएं तो मेरा प्रश्न जरूर पूछ लेना मीडिया वालों। घटना है 22 मई 2007, जगह है गोलघर, गोरखपुर, बम ब्लास्ट। 3 सीरियल ब्लास्ट हुए गोलघर, गोरखपुर में 22 मई को 2007 को। इस बम ब्लास्ट में यूपी पुलिस ने कुछ नहीं किया। एनआईए ने 2 लोगों को पकड़ा। एक का नाम था तारिक कासिम और दूसरे का नाम था मुजाहिद। एक मुजाहिद जौनपुर का रहने वाला था और तारिक कासिम आजमगढ़ का रहने वाला था। इन लोगों को उस बम ब्लास्ट में पकड़ा गया और तय हुआ कि ये अभियुक्त हैं। अखिलेश जी ने बतौर मुख्यमंत्री आने के बाद इस केस को विड्रॉ किया, और विड्रॉ करते समय फाइल पर लिखा कि सामाजिक सौहार्द रखने के लिए यह केस विड्रॉ किया जाए। यानी बम ब्लास्ट करने वाले आतंकवादी, उनको सामाजिक सौहार्द के लिए उनके खिलाफ केस वापस लिया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केस को वापस लेने से मना कर दिया और कहा कि मुख्यमंत्री ये केस वापस नहीं ले सकता, यह भारत के कानून के दायरे में आता है, सजा होगी। और आज दोनों पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ये दूसरी घटना 31 दिसंबर 2007 रामपुर में सीआरपीएफ के कैंप पर, रामपुर में
सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कैंप पर आतंकवादियों ने AK-47 से अटैक किया। 7 CRPF के जवान मारे गए, 7 माताओं के कोख सूनी हो गई, 7 बहनें हमारी विधवा हो गई, 7 परिवारों के बच्चे अनाथ हो गए। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, आजम खान के कहने पर सामाजिक सौहार्द के नाम पर यह केस वापस लिया गया। अखिलेश जी ने, ये संविधान के रक्षक हैं, ये संविधान के रक्षक हैं। आतंकवादी 7 परिवार, 7 CRPF के जवान मारे गए। दिन रात हमारे सुरक्षा के लिए होते हैं, हम लोगों को सुरक्षा देते हैं, सब लोगों को सुरक्षा देते हैं। बेचारे कहां कहां देश के कोने कोने में जाकर के प्रहरी के रूप में सेवा करते हैं, सब जगह जाकर के इलेक्शन करवाते हैं, हर जगह पैरामिलिट्री फोर्स के रूप में खड़े रहते हैं। वो 7 लोगों की जानें गई और अखिलेश जी ने केस वापस लिया। फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा, आपको केस वापस लेने का अधिकार नहीं है, भारत के कानून के तहत इनका केस चलेगा और इस पर कानूनी कार्रवाई होगी। कानूनी कार्रवाई क्या हुई? 4 लोगों को सजाए मौत और 3 लोगों को आजीवन कारावास। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं, और अखिलेश जी से मेरे तरफ से पूछिएगा कि आपकी नीयत क्या थी? आपकी क्या नीयत थी? आप किसके रिप्रेजेंटेटिव थे? आप किसको परिश्रय दे रहे थे? ये मुद्दे हैं चुनाव के। क्या ऐसे लोगों को आप उत्तर प्रदेश की बागडोर देंगे? क्या ऐसे लोगों को देना चाहिए? मित्रों, आप तो सब किसान के परिवार से आते हो, चावल के एक दाने से चावल की किस्म पहचान लेते हो। हम भी राजनीति में रहते रहते राजनेता की एक हरकत से उसकी नीयत पहचान जाते हैं। यह है उनकी नीयत। इसलिए ये कई लोग बोलते हैं गुंडा राज। मैंने कहा ये गुंडा शब्द सपा के लिए बड़ा हल्का शब्द है भाई। ये सपा और गुंडे ये तो साथ साथ चलती है। आज सबकी भाषा सुन लीजिए, 10 तारीख के बाद, 10 तारीख के बाद। ये क्या भाषा है? ये नीयत बताती है। आना तो दूर दूर तक, आपका आशीर्वाद रहे, कहां नजदीक फटकेंगे ये, कहां नजदीक फटकेंगे। लेकिन नीयत देखो, आज से ही उन अफसरों का मैं विशेष ख्याल रखूंगा। भाषा देखो आप, उन लोगों का मैं विशेष ख्याल रखूंगा। यानी अभी आए नहीं। और मैं तो कई बार बोलता हूं, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। ये सब लोग इसी प्रकार के हैं। इसलिए गुंडा शब्द बोलना ये हल्का शब्द होगा। ये तो पर्यायवाची हैं। ये सपा हो और गुंडा ना हो, ये दोनों तो कार्यकर्ता ही नहीं होगा ना वो। ये तो मूल स्वभाव होगा उनका। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कर रहा हूं, आप इनका रैली देख लो, आप इनका सब कुछ देख लो, आप इनका व्यवहार देख लो, आप इनका कार्य करने की शैली देख लो, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के लोग हैं। इसलिए मित्रों, यह चुनाव पंकज जी का अकेला नहीं है। पंकज जी तो आपके आशीर्वाद से जीतेंगे, महेश जी लोग, सब लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन यह चुनाव, आप बताइए, योगी जी यहां बारंबार नोएडा में आए कि नहीं आए? यहां के विकास के काम में योगदान किया कि नहीं किया? बाकी लोग नोएडा किस लिए आया करते थे? वैसे तो आते ही नहीं थे, पर अपने दूत भेजा करते थे। किस लिए भेजा करते थे? अब देखिए, आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन यह जग जाहिर है कि वह यहां किस लिए आते थे या किस लिए लोगों को भेजते थे। यह उनका फर्क है। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप नोएडा की रक्षा के लिए, आप नोएडा के विकास के लिए, आप इसको उत्तम मोस्ट शहर के रूप में आगे विकसित करने के लिए, ये आपका नोएडा है, ये हमारा नोएडा है, हम सब का नोएडा है, ये हमारा ताज है, ये उत्तर प्रदेश का एक फाइनेंशियल कैपिटल है। इसको बढ़ाना हमारी जिम्मेवारी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए पंकज जी, महेश जी माध्यम हैं और आप जानते हैं, आपने देखा होगा जब भी पंकज जी मैं बोलूंगा तो आपके सामने इनका एक मुस्कुराता हुआ चेहरा ध्यान में आएगा। राजनीति में मुस्कुराना बड़ा कठिन काम है, बड़ा कठिन काम है। अगर कोई मुस्कुराए तो समझो ये बड़ा ही सकारात्मक विचार वाला है। बहुत
और ये मुस्कुरा के लोगों का काम करते हैं, हल करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, काम में लगाते हैं और विकास के लिए एक इनके पास दृष्टि है, एक विजन है। इन्होंने आपके साथ अभी जो बातचीत की कि क्या क्या इन्होंने काम किए वो भी आपके सामने रखा है। तो ऐसे पंकज जी को हम सब लोग आशीर्वाद देना हमारी जिम्मेवारी बनती है। और साथ में बनने पर जो लोग रहते हैं वो दूसरी कंस्टिट्यूंसी की भी चिंता कर लें, वहाँ भी कमल के निशान को विजय हासिल कराएं, उसके लिए काम करें। मैं एसोसिएशन के आए हुए सभी लोगों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। मुझे बताया गया मनोज जी ने ये कार्यक्रम 12 घंटे के अंदर किया है। मैं मनोज जी का धन्यवादी हूं, बहुत मेहनती हैं इन्होंने इस कार्यक्रम को रचा। यही हमारे संगठन की विशेषता है, यही हमारे कार्यकर्ताओं की विशेषता है। तो उसको हम संजो करके आगे चलें, आपका आशीर्वाद मिले और मुझे फिर आपके दर्शन करने का मौका मिले। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। भाइयों, जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने पूरे विश्वास के साथ में आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की सोच ईमानदार, काम दमदार, साफ नियत, सही विकास के रूप में अपने विजन को रखा। मैं चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी को कि वो आए और धन्यवाद करके आज के सभा का समापन करें। और हमारे मंडल के प्रभारी रह गए थे, उनका स्वागत के लिए मनोज जी, आदरणीय मनोज जी गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष, आप सभी का धन्यवाद करते हुए। भारत माता की। आप सब लोग आए, आपका सभी का धन्यवाद। बुला बुला।